हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 अम्लसार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहले टॉपिक रहेगा अपना अम्ल और क्षार की परिभाषाएं और गुणधर्म। दूसरा टॉपिक रहेगा सूचक। तीसरा टॉपिक रहेगा अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। चौथा टॉपिक रहेगा विलयन में H+ और OH- आयनों की अवधारणा। पांचवा टॉपिक रहेगा pH स्केल। छठा टॉपिक रहेगा लवण परिभाषा। सातवां टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण सोडियम यौगिक। आठवां टॉपिक रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और नौवां टॉपिक रहेगा क्रिस्टलन जल। सबसे पहले अपन देखेंगे अम्ल और क्षार का परिचय। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। फिर क्या होते हैं? अम्ल। अम्ल क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और हम जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन या H3O+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H+ आयन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। और H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। उदाहरण, अम्ल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और कार्बनिक अम्ल भी होते हैं। प्रबल अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये जल जो प्रबल अम्ल होते हैं या फिर ये सभी जो अम्ल हैं जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। और फिर बात अब अपन देखेंगे दुर्बल अम्ल होते हैं एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। इसका प्रतीक होता है CH3COOH। कार्बनिक अम्ल H2CO3। ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये जो दुर्बल अम्ल जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या फिर पूर्ण रूप से जल में घुलते नहीं है ना। कार्बनिक अम्ल। प्राकृतिक रूप से जो अम्ल पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे सिरका एसिटिक अम्ल। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो संतरा नींबू में पाए जाने वाले, फलों में पाए जाने वाले या सब्जियों में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्बनिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अब बात करेंगे सार के बारे में। सार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श में कैसे होते हैं? साबुन जैसे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और साबुन स्पर्श में कैसे होते हैं? साबुन जैसे होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सार। और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला, वो भी क्या कहलाते हैं? सार। सार जले भी इनमें कैसा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं, जिन्हें कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। उदाहरण के लिए वही देखेंगे प्रबल सार और दुर्बल सार। प्रबल सार कौन कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो प्रबल सार होते हुए जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। बात करेंगे दुर्बल सार के बारे में। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या लिखेंगे NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। जी MgOH2 को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये दुर्बल सार जो होते हैं जल में आंशिक रूप से क्या होते हैं? वियोजित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से घुलते नहीं है। सारे क्या कहलाते हैं? ऐसे सार जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे NaOH और KOH दोनों क्या है? प्रबल सार। ये सभी सार क्या होते हैं? सारक। लेकिन सभी सारक सार होते हैं, लेकिन सभी सार सारक नहीं होते। अब आगे अपन बात करेंगे सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं? ये पदार्थ जो अम्लीय सारे विलयन में मिलाए जाने पर अपना रंग बदल देते हैं, या किसी विलयन में मिलाए जाने पर उस विलयन को रंग दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूचक। से प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस पत्र। ये किससे प्राप्त होता है? ये लाइकेन से प्राप्त होता है। जैसे लाल पत्ते, गोभी के पत्ते, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम की पंखुड़ियाँ। ये सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? मेथिल ऑरेंज,
और फिनोप्थेलिन, ये दोनों क्या है, संश्लेषित सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या सारे माध्यम में बदल जाती है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या सारे माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, वेनिला एसेंस, लौंग का तेल। ये ये सभी क्या है, गंधीय सूचक। ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्या है, उपयोगी। जैसे सूचक लिटमस पत्र, लिटमस पत्र का मूल रंग कौन सा हो सकता है, बैंगनी, नीला या लाल। अम्ल होगा तो रंग कैसा होगा, लाल। और क्षार होगा तो रंग कैसा होगा, नीला। हल्दी, हल्दी का मूल रंग कैसा होता है, पीला। अम्ल में रंग होगा पीला, और क्षार में कैसा हो जाएगा, लाल भूरा। फिनोप्थेलिन कैसा होता है, रंगहीन। अगर अम्ल हुआ तो कैसा रहेगा, रंगहीन। और क्षार में डालेंगे तो गुलाबी रंग हो जाएगा, है ना। मेथिल ऑरेंज का ऑरेंज रंग, ओरिजिनल रंग कैसा होता है, नारंगी। इसको अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल। और क्षार में डालेंगे तो पीला। प्याज, प्याज में एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है। अगर अम्ल में डालेंगे तो गंध वैसी की वैसी रहेगी, और अगर क्षार में डालेंगे तो गंध समाप्त हो जाएगी। अब अपन बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। पहला है धातुओं के साथ क्रिया। जैसे अम्ल प्लस सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करेंगे, जैसे जिंक यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर सक्रिय धातु, और H2SO4 या है अम्ल। तो इन दोनों की भी क्रिया करवाएंगे तो H2 की जगह पर क्या आ जाएगा, जिंक। जैसे जिंक धातु के H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो H2 की जगह पर क्या आ जाएगा, जिंक। जिंक आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन क्या निकल जाएगी बाहर। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करेंगे, जब जलती हुई मोमबत्ती, जैसे इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस को कैसे निकालेंगे, जब ये अभिक्रिया होती है तो गैस निकल रही होती है, तो तब अपन क्या लेके जाएंगे, जब एक जलती हुई मोमबत्ती आर्तिन का या माचिस के तीले को इसके पास लेकर जाएंगे तो ये पॉप पॉप चट चट की ध्वनि के साथ चलती है। यही क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। दूसरे में देखें, अम्ल की धातु कार्बोनेट या के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर समीकरण को देख लेते हैं। जैसे अम्ल क्या हो गया, सोडियम कार्बन। धातु कार्बोनेट तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। और अम्ल क्या हो गया, टू HCl क्या हो गया, अम्ल। अब सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर दो सोडियम है, यहाँ पर दो सोडियम, दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, 2NaCl, यानी कि नमक बन जाएगा। और जल भी बन जाएगा, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब CO2 गैस को कैसे पहचानेंगे कि CO2 गैस निकल गई। यह जब CO2 गैस निकलती है तो यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जैसे COH2 प्लस CO2, COH2 में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, और CO2 CO3 बना लेगा, और कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में दिखाई देगा, है। और जल भी बाहर निकल जाएगा। यदि अतिरिक्त CO2 प्रभावित की जाए तो घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दूधियापन गायब हो जाता है। अगर फिर से CO2 प्रभावित करेंगे तो जो दूधियापन है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, कार्बोनेट के निर्माण। फिर क्या बन जाएगा, सी कैल्शियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ये बात करेंगे सार्कों की साथ अभिक्रिया उदासीकरण। जैसे अम्ल प्लस सार, जैसे HCl और NaOH। जैसे HCl क्या है, अम्ल, NaOH क्या है, सार। जब अम्ल और सार की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। तो इधर का Na और इधर का क्लोरीन, हम मिलकर बना लेगा NaCl। और OH यहाँ से और H इधर से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। तो ये किसकी अभिक्रिया है, सार्कों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करवाई जाती है तो लवण, जल और उष्मा का निर्माण होता है। ये क्या होती है, उष्मा। क्योंकि इसमें उष्मा का निर्माण हो रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, यह आमतौर पर उष्मा से भी होती है। धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल और धात्विक ऑक्साइड तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। जब धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या,
जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण प्लस एस्टर। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमेशा सारी प्रकृति के होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी देखा था, जैसे ये देखो CO2 एक प्रकार का सार है, जिसमें कैल्शियम धातु के हाइड्रोक्साइड होते हैं, कैसा होगा, सार। हम अपन ने अम्लों की रासायनिक गुणधर्म हम तो देख लिया, अब किसके देखेंगे, सारों के रासायनिक गुणधर्म। सारों की धातु के साथ अभिक्रिया, जब प्रबल सार की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाएंगे, जैसे जिंक एल्यूमिनियम के साथ, लेमन प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे NaOH की अभिक्रिया जिंक के साथ क्या करवाएंगे तो क्या बनेगा, H2ZONT, तो इसे क्या बोलेंगे, सोडियम जिंक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और जब अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, जब सार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो लेवन प्लस जल बनेगा। जैसे सार क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड CO2। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जल की जगह पर क्या, H2। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड तो क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड तो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, सारे प्रकृति। अब आगे बात करेंगे अपन अम्ल और क्षारों में क्या समान है। अम्ल जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रख सकते, वे जल के अणु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अम्ल जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और जल में घुलने पर अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्षार जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इन आयन H+ या OH- की उपस्थिति की क्रमशः अम्लीय साइन के गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इनके जलीय विद्युत का संचालन करने देते हैं। जैसे अगर H+ आयन की उपस्थिति तो क्या हो गया, अम्लीय, वो अम्लीय गुण आ जाएंगे, और OH- आयन उपस्थित होंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे गुण। ये जलीय विलयनों में क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। अनुकरण, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने से प्रति इकाई आयतन में H3O+ या OH- की सांद्रता कम हो जाती है। ये प्रक्रिया अत्यधिक उष्मा से तनु तनुकरण क्या होता है, जब भी विलयन में अपन पानी डाल देंगे तो ज़्यादा विलयन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, तो यही क्या हो जाता है, तरल। तरल। और इनका प्रयोग करते हुए समय सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा अम्लीय क्षार को धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए जल में मिलाए। कभी भी जल को अम्लीय क्षार में नहीं मिलाना चाहिए, कभी भी जल को अम्लीय क्षार में नहीं मिलाना चाहिए। अम्लीय क्षार को हमें कितना मिलाना चाहिए, जल में, ताकि उत्पन्न ऊष्मा धीरे धीरे क्या हो जाए, स्थित हो जाए। हमने वर्षार की प्रबलता के लिए हम pH स्केल को देखें। प्रबलता जिस पे आधारित होती है, जैसे अपन ने पहले देखा, जितनी ज़्यादा H+ आयन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, अम्लीय, और जितनी ज़्यादा OH- आयन होगी उतनी ज़्यादा क्या होंगे, सारे। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल होता है। इसमें P का अर्थ वोल्टेज होता है, जिसे जर्मन में शक्ति कहते हैं। इस pH स्केल की रेंज क्या होती है, 0 से 14 तक होते हैं। अगर pH स्केल का मान 7 से नीचे है, अगर pH स्केल का मान 7 है तो कौन से विलयन होंगे, उदासीन विलयन, जैसे शुद्ध जल। इसी विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन और OH- आयनों की संख्या क्या होगी, बराबर। यदि pH का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अगर pH का मान 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। और pH का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। pH जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होता है। इसमें अम्लीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या OH- से क्या होती है, अधिक। फिर आगे देखिए pH, यदि pH का मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन कैसा हो जाएगा, सारे विलयन। pH जितना अधिक होगा सारा उतना ही प्रबल होगा। इसमें सारे विलयन में क्या होता है, OH- आयनों की संख्या H+ आयनों से क्या होगी, अधिक। और अब बात करेंगे सार्वभौमिक सूची। कई संकेतकों का मिश्रण है जो विभिन्न पीएच मानों पर अलग अलग रंग देता है, जिसको पीएच का अनुमान लग जाता है। सार्वभौमिक सूची कहते हैं जैसा सूचक, जैसा अलग अलग पीएच पर आकर मिलाएंगे ना, तो वो अलग अलग रंग देता है, जिसे क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सूचक। अब अपन समझेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अजीब प्राणी, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 की संकीर्ण पीएच रेंज में काम करता है, मतलब जो आवश्यकता होती है वो 7.0 से 7.8 की संकीर्ण, मतलब छोटी सी रेंज की पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। हमने वर्षा, अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा जो होती है उसका मान
पीएच 5.6 से क्या होता है कम, नदियों झीलों के पीएच को कम करके जलीय विलयन को नुकसान पहुंचे। जब अम्लीय वर्षा नदियों झीलों में जाएगी तो इसका पीएच मान, उनका पीएच मान भी क्या हो जाएगा कम। तो ये जलीय जीवन है वो जो इसमें जीव जंतु रहते हैं उनको क्या होगा नुकसान। जो भी सजीव प्राणी उनको को कितने पीएच रेंज चाहिए, 7.0 से 7 पॉइंट, जबकि अम्लीय वर्षा में पीएच रेंज कितनी थी, 5 पॉइंट, वो सजीवों को नुकसान पहुंचाएगी। मिट्टी का पीएच, स्वस्थ विकास के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए किसान चूना या बुझा हुआ चूना मिला दो। जैसे जैसे अगर कोई मिट्टी अम्लीय हो जाती है फिर उसको उदासीन करने के लिए क्या करेंगे किसान, जो होते हैं वो चूना या बुझा हुआ चूना क्या करते हैं उसमें मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे उसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पाचन तंत्र, हमारा पेट HCl लगभग पीएच, हमारे पेट में HCl उत्पन्न होता है, हमारे पेट में सबसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जिसकी पीएच कितनी थी 1.5 से 3.5 होती है। अतिरिक्त अम्ल अपच, अगर अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एसिडिटी। इसको खत्म करने के लिए अपन क्या लेते हैं एंटासिड जैसे मिल्क मैग्नीशियम MgO2 या फिर बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट जैसे एल्गिसार का उपयोग करते हैं अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए। दंत से, दंत से तब शुरू होता है जब का मुँह पीएच 5.5 से नीचे, ये उनका पीएच 5.5 से चला जाता है तो सारे फिर क्या हो जाती है दांत खराब होने लग जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टूथपेस्ट का उपयोग अम्ल को, जो अम्ल उत्पन्न हो गया अपने मुँह में उसको खत्म करने के लिए करेंगे। पशुओं पौधों और कीड़े मकोड़े से कैसे सुरक्षा करें, मधुमक्खी ने डंक मार, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। तो ये मेथनोइक अम्ल को अपने बॉडी के अंदर छोड़ देता है तो फिर अपन क्या होता है दर्द होता है या सूजन आती है। इसके रात के लिए बेकिंग सोडा जैसे हल्के सार को लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाता है वो ठीक हो जाता है या उसे राहत मिल जाए। जैसे नेटल के पत्ते अपने लग जाते कट जाते हैं या छिल जाते हैं तो फिर क्या करें मेथनोइक उस मेथनोइक अम्ल डालते हैं उनमें मेथनोइक अम्ल कारण इसका कारण ग्रुप है कि आसपास उगने वाले डोकरोधी पौधे के पत्ते को रगड़ना है जो प्रकृति में सारे होते हैं। बात करेंगे लगा, हम अभी पहले अपने बात की थी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है उदासीकरण, और बनने वाला यौगिक क्या होता है एक आयनिक यौगिक होता है, मतलब उसको जल में मिलाएंगे तो क्या कर जाएगा तो आयनों में टूट जाए, लवणों का बीच। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का अगर अपन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो अभी कौन सा प्रोडक्ट अभिक्रिया कौन सी होगी उदासीनीकरण, और जो भी उत्पाद बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा 7, क्योंकि उदासीकरण उदासीन मान कितना होता है जैसे NaCl और KNO3, NaCl भी क्या 11, KNO3 भी क्या 11, इन दोनों के पीएच कितने होंगे। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल प्रबल है तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो कैसा होगा अम्ल, जैसे NH4Cl और कॉपर सल्फेट। यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण की अभिक्रिया करवाएंगे तो प्रबल क्षार है, उस पीएच तो उत्पाद कैसा होगा 60 है, पीएच का मान क्या होगा 7 से अधिक। उदाहरण जैसे CH3COO और सोडियम कार्बोनेट। जैसे अगर कुछ यदि जल की या किसी की भी अभिक्रिया साधारण नमक NaCl से करवाए तो हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण रसायन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन को क्या बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनाएंगे जैसे कास्टिक सोडा किसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण। इसकी अभिक्रिया को क्या, ये जो प्रक्रिया इसको क्या बोलेंगे क्लोरोसार प्रक्रिया। NaCl के जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसमें, NaCl को कारक किसमें मिलाएंगे H2 में तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, तो क्या बन जाएगा NaOH बन जाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी मुक्त। तो यही क्या होती है क्लोरोसार अभिक्रिया, या फिर इसमें क्या होता है कास्टिक सोडे का निर्माण होता है। उत्पाद और उपयोग, ये जो कास्टिक सोडा होता है इसका उपयोग होता है साबुन या अपमार्जक के रूप में, कागजों के निर्माण में, धातु को ग्रीस रहित करने में NaOH का उपयोग होता है, जल उपचार में जल विरंजक चूर्ण Cl2 ईंधन आदि में इसका उपयोग होता है। शीट ये ऊपर की सभी क्या है उपयोग और ये नीचे की क्या है उत्पाद है। जैसे विरंजक चूर्ण भी क्या होता है क्लोरीन इससे प्राप्त हो रहा है, ईंधन भी यहाँ पर मतलब ईंधन के रूप में H2 बाहर निकल रहा है। अब आगे की बात करते हैं, अब अपन को क्या करना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसमें क्या होता है शुष्क बुझा हुआ चूना है, जैसे CH2 पर क्या करेंगे क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे हम, ठीक है अपन आपको हम विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जल क्या निकल जाएगा बाहर। विरंजन ब्लीचिंग, इसका उपयोग होता है विरंजन ब्लीचिंग में पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में। जैसे जैसे पानी की टंकी में जैसे ये नल की पानी की टंकियाँ होती हैं इनमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो इसमें विरंजक चूर्ण डाल के इनको क्या करते हैं कीटाणु रहित करते हैं। ये इसके रूप में यूज लेते हैं ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में क्योंकि इसमें क्या होती है ऑक्सीजन होती है। आगे
जैसे बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, निर्माण NaCl, H2, CO2 और का क्या होगा निर्माण, और NH3 का उपयोग करके ये विक्रिया, इस विक्रिया को क्या कहते हैं, सोलर प्रक्रिया, और इसमें किसका प्रयोग होता है, NH3 का। गुणधर्म हल्का अविषादी, मतलब हल्का मतलब विष वाला होता है, ये हल्का विष वाला होता है। गर्म करने पर टाइप कम कर देगा, CO उत्पन्न करता है जो केक है ब्रेड, जैसे केक और ब्रेड को जो स्पंजी टाइप बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करके बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में घटक, जैसे बेकिंग पाउडर को इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर घटक में बेकिंग सोडा प्लस टार्टन, एंटासिड के रूप में सोडा अम्ल अग्निशमक, जैसे अग्निशमक आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते करता है। आइए बात करते हैं धावन सोडा या फिर जो धोने के लिए साबुन उत्पाद जो है ना वो है, इसका सूत्र पूछ लेता है पेपर में, तो क्या होता है Na2CO3 डॉट NH2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। जब बेकिंग सोडे को गर्म करके प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का अपना, जैसे सोडियम कार्बोनेट है और ये जल है, जब इन दोनों को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2। ये क्या होता है, धावन सोडा। इसका उपयोग कांच साबुन, कांच कांच बनाने में भी इसका उपयोग होता है, साबुन में, कागज उद्योग में, बोरेक्स के निर्माण में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। आगे बात करेंगे अपन क्रिस्टलन क्रिस्टलन जल के बारे में। वाटर ऑफ क्रिस्टलन क्या होता है, किसी लवण पे अल्फा की इकाई में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन है। मतलब जैसे कोई है इसके साथ कितने जल के अणु उपस्थित है, H2 क्या जल, इसके कितने अणु, 5, तो यही क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलन। कॉपर सल्फेट में जो क्रिस्टल होते हैं वो पीछे पे नील है, गर्म करने पर सफ़ेद रंग, जैसे इसको गर्म करेंगे तो जो सफ़ेद रंग का जल है वो उड़ जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, कॉपर सल्फेट जो कैसा होगा, नीले रंग का। जिप्सम, जैसे जिप्सम पे कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, जिप्सम, इसमें 2H2 क्या होता है जल के, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाई, दो है तो क्या लिखेंगे, डाई H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का मतलब जब इसको गर्म करते हैं इस विलयन को, तो ये जो जले विलयन है, ये जो जल के अणु ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं या उड़ जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलन जल। ये जो जल के अणु होते हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल, क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा का प्रभाव। लास्ट रो पेटिस का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे, सबसे पहले जैसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जैसे जिप्सम, जिप्सम को क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ये, तो फिर क्या प्राप्त हो, जो दो जल के अणु थे उसमें से सिर्फ आधा जल का अणु बचेगा और 1.5 जल के अणु क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। जी, जी का मतलब होता है गैस, गैस मतलब वाष्पीकृत हो जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट में से 1.5 जल के अणु क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे, और कितना बचेगा, एक आधा जल का अणु, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, यही क्या है, लास्ट रो पेरिस। एकदम सफ़ेद चून जल मिलाने पर एक कठोर द्रव्यमान जिप्सम में जम जाता है, जैसे प्लास्टर जो हड्डी वड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, POP। तो गुणधर्म सफ़ेद चूर्ण जल मिलाने पर एक कठोर द्रव्यमान जिप्सम में जम जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट वापस जेड अणु जल का मिलाएंगे, इसको ठंडा होने देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, कठोर जिप्सम बन जाएगा। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए, प्लास्टर जो चढ़ा दो इसके लिए होता है ना? जैसे खिलौने, जो खिलौने होते हैं उनमें होता है सजावटी सामान, जैसे पशु पक्षियों के चित्र को जो मूर्तियाँ मिलती हैं ना, उनमें भी किसका उपयोग होता है, प्लास्टर पे सतहों को चिकना करने में, जैसे अपने घर पर जो पुट्टी वगैरह करते हैं उसे क्या बोलते हैं, POP, है ना, तो वही क्या होता है, POP। हम लोग की मुख्य अभिक्रिया जो अपन पहले की उनको एक बार एक साथ देख लीजिए, जैसे धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमने जिंक विद सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवा देंगे, है ना, जैसे HCl हम H2SO4 हम इससे हम ये भी क्या है, धातु ऑक्साइड। नहीं तो CO2 का परीक्षण, ये तो CO2 का परीक्षण अधिक उदासीकरण अभिक्रिया हो गई, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया क्या करेगी, उदासीकरण अभिक्रिया। जब सोडियम, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, SL से करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl जल और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब जो परीक्षा के ये इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, जैसे एक और दो अंक की परिभाषा प्रश्न में क्या आ सकते हैं, चार और चार की परिभाषा में अंतर पूछ सकता है,
एक एक उदाहरण हो सकता है। गैसों के परीक्षण से संबंधित हो सकता है। जैसे जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे सिद्ध करोगे आप चुने के पानी के परीक्षण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जांच कैसे करेंगे। गंधीय सूचक के बारे में पूछ सकता है। उदासीकरण अभिक्रिया के बारे में पूछ सकता है। क्रिस्टलन जल के बारे में पूछ सकता है। क्या है इंपॉर्टेंट, एक या दो नंबर बनाते हो तो ऐसे के किस्म मिल सकता है। थोड़े ज़्यादा नंबर, थोड़े ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पूछता है तो फिर जैसे 13 अंक तक पूछ सकता है। जैसे जैसे पूछ सकता है कारण बताए कि हम लोग को धीरे धीरे जल में मिलाया जाता है ना कि जल कम लगा। और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी किया जाता है। जैसे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो टूटी हुई हड्डी उसको सहारा देने के लिए होता है। क्योंकि उसे जब उसको जब वो लिक्विड होता है, पतला होता है, तो उसको हम लगाएंगे तो धीरे धीरे सूखते क्या हो जाएगा कठोर। इससे क्या होगा, उससे हड्डी एक जगह सेट हो जाएगी। इसलिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का यूज़ करता है। धातु के बर्तन में दही में अन्य कट्टे पदार्थ नहीं रखे, इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि कट्टे पदार्थों को धातु के साथ रखते हैं तो क्या बना लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं जो कि क्या होते हैं, विषैले होते हैं। इसलिए वो हमारे शरीर में क्या विषैलापन आ सकता है या तो वो खाद्य पदार्थों की अशुद्ध हो जाते हैं, वहाँ विषैलापन आ जाता है। इसलिए वो क्या किया जाता है, उस कट्टे दही या कट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में, तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता। दंत से तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5, दंत से तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो मुंह का ये जो लिक्विड लार है वो कैसा हो जाएगा, 60 है। इससे दांतों को जाने लग जाएगा नुकसान। इसको इससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, क्षारीय पेस्ट का यूज करें। इससे पीएच के उदाहरण, एक बिलियन का पीएच मान दो और दूसरे बिलियन का पीएच मान। अच्छा, क्योंकि अगर पीएच मान 7 से कम है तो कौन सा हो गया, अम्लीय हो गया। तो दोनों में से कौन सा बिलियन अधिक अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान सबसे कम। अम्लीय में क्या होगा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा क्या होगा, जितना ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इसका पीएच मान दो ज़्यादा अम्लीय होगा। किस विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो ज़्यादा अम्लीय होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी, जैसे पीएच जिसका पीएच मान लो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी। जैसे एंटासिड क्या होते हैं, जब जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। जैसे उससे क्या हो जाता है, हमारा पेट ठीक हो जाता है ना। तो एंटासिड के एक रासायनिक नाम जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, वो हो सकता है। सारे लवण और अम्लीय लवण क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें, उनके पीएच मान के कारण। सारे लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा और जो अम्लीय लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होगा। जैसे सारे लवण में अपन बात करें तो के NaOH, और अम्लीय लवण में बात करते हैं जैसे सारे लवण में बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, और अम्लीय लवण में बात करें तो NH4Cl। जैसे बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे कल और सारा अभिक्रिया जो अपने पढ़ी तो पूरी लिखनी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में पूछे तो ये जो अपने ऊपर जो अभिक्रिया पूछी है ना, ये उनमें से ही तो वो पूरी लिखनी है। अभिक्रिया तो थोड़ा बहुत उपयोग वगैरह भी लिख लेना है। ये सभी अभिक्रिया अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वही अभिक्रिया है।